चूँकि हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग सब नौकरी के पीछे ही पड़े रहते हैं। अब देखिएगा कि समाज में जो पढ़ा लिखा लोग है, बीए है, एमए है, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो भी चपरासी के लिए अप्लाई कर देता है। तो ये तो दुर्भाग्य है कि जो आदमी ग्रेजुएट हो करके, जो आदमी पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करके, इसका मतलब कि अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। बच्चे महाविद्यालय कम आना चाहते हैं, वो कहीं किसी प्राइवेट जगह में ट्यूशन के रूप में या कोचिंग के रूप में अपना समय देते हैं। तो उनको भी ये विश्वास करना होगा कि जो बच्चे, जो टीचर सरकारी महाविद्यालय में हैं, वो अधिक विद्वान हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, अधिक हमको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बशर्ते कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। तो इसलिए बच्चों के तरफ से भी ये प्रयास होना है, तभी और भी स्थिति सुधर सकती है। एनडीए का उम्मीदवार होना सबसे बड़ी बात है और अपना जुड़ा होना एक दूसरी बात है। इसलिए दोनों का मिलने से ही चुनाव में जीत होती है। आप देखिए, जो बच्चे और बच्चियां खेत खलिहान में खेलता था, जो बच्चियां बकरी चराती थी, जो गांव में साग तोड़ती थी, उसको उठा के नीतीश जी ने स्कूल में लाया, उसको किताब दिया, उसको पोशाक दिया, उसको चलने के लिए साइकिल दिया। तो इस तरह की व्यवस्था नीतीश जी ने किया, जो एक पिता नहीं कर पाया सो नीतीश जी ने किया। शिक्षा अगर हर घर में पहुंच जाए, और वो भी अगर हायर एजुकेशन, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। इसलिए पढ़ाई लिखाई से ही सारा देश का समस्या दूर हो सकता है। इसलिए हम लोग यही कहेंगे, जो अपने पढ़े लिखे लोग हैं, कि अपने आसपास के लोगों को अच्छी शिक्षा दें और कम से कम 1 या 2 या 3 आदमी को ज़रूर ग्रेजुएट तक पढ़ाएं। नमस्कार, मैं आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। साल 2026 कई सारी उम्मीदों का साल यह होने वाला है, ख़ास तौर पे बिहार के जनताओं के लिए। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि 2025 में अपार बहुमत से जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अब आगामी चुनाव की बात अगर करें तो एक महत्वपूर्ण चुनाव है, वह है स्नातक कोसी क्षेत्र और के तमाम एमएलसी चुनाव जो है होने वाला है। इसके बाद पूरे बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है। हमारे साथ एक महान शख्सियत, जो परिचय के कोई मोहताज नहीं है, डॉक्टर एन.के. यादव जी हैं। एन.के. यादव जी, सबसे पहले तो आपका युवा कनेक्शन पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आप चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी आपकी एक अहम जिम्मेदारी है, भूमिका को आप निर्वाह करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसे आप जो है चिकित्सा क्षेत्र से राजनीति में आए, कब यह प्रारंभ हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर एन.के. यादव। मैं भागलपुर में रहता हूँ और मेरा यहाँ एक अस्पताल है, जीवनदीप हॉस्पिटल। तो मैं और मेरे बच्चे सभी डॉक्टर हैं। मैं चिकित्सा का कार्य भी देखता हूँ और विगत 14 सालों से राजनीति के क्षेत्र में हूँ। पहले मैं यहाँ से भागलपुर से एमपी का भी चुनाव लड़ा, फिर विधायक का भी चुनाव लड़ा। मेरी वाइफ यहाँ की मेयर रही और 2 बार से मैं कोसी ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जैसे आपने एक सवाल किया कि डॉक्टर होने के बाद आप राजनीति में क्यों आए, तो ये अगर किसी मनुष्य को अपनी सेवा का विस्तार करने की इच्छा हो तो राजनीति के अलावे दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो मैं डॉक्टरी में रहते हुए एक ख़ास एरिया के लोगों का ही सेवा कर सकता हूँ, लेकिन अगर बड़े फलक पर सेवा देना हो, उसमें राजनीतिक ही एक रास्ता है जिससे आप बड़े फलक पर आप सेवा दे सकते हैं। आज बिहार के जो बेरोज़गार युवक हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना, उसका समाधान करना,
ये तभी संभव हो पाया जब मैं आज MLC हूँ। इस साल जो है 2026 में जो है चुनाव MLC का होने वाला है, लेकिन इससे पहले आप 2 टर्म शायद जो है अपना जो है योगदान दे चुके हैं। तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर के आपका नज़रिया क्या है? आपकी पुनः जीत वापसी होगी या फिर आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? मैं दोनों बार NDA से उम्मीदवार था और इस बार भी पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी, इसकी पूर्ण संभावना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बिहार में NDA के प्रति बहुत झुकाव है और NDA का जो बेस वोट है, समीकरण है, वो भी बड़ा है। तो उसके अलावे मेरा जुड़ाव जो है पार्टी के अलावे भी बहुत लोगों से है, बहुत सामाजिक संगठनों से है। तो ये सारा लाभ हमको मिलता है और इसलिए इस चुनाव में कोई जीत में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं अपने वोटर्स को आश्वस्त करता हूं कि आपने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास किया और इस विश्वास का फल दिखाई पड़ने लगा कि पूरे बिहार में इतना अधिक वोट किसी भी कंस्टिट्यूंसी में नहीं बना है। 1,35,000 वोट ग्रेजुएट का बनना और इतना उत्साह से आपने इन लोगों ने वोट बनने का काम किया, वोटर बनने का काम किया, यही जीत के तरफ हमारा इशारा दिखाई पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपकी एक छवि तो डॉक्टर की जो है ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप NDA में हैं, पीछे हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीर है, कहीं उनका भी प्रभाव के कारण आपका जीत तो कहीं सुनिश्चित तो नहीं हो जाता है? इसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? NDA में हैं तो मोदी जी और नीतीश जी का तो प्रभाव है ही। इसके अलावे भी और लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये मैंने कहा। NDA का उम्मीदवार होना सबसे बड़ी बात है और अपना जुड़ा होना एक दूसरी बात है। इसलिए दोनों का मिलने से ही चुनाव में जीत होती है। पिछले दिनों जब लोकसभा की तैयारी चल रही थी, उस टाइम में भी आपकी उम्मीदवारी को भी लेकर के चर्चा हुआ था। तो क्या लगता है कि MLC चुनाव से आगे जो है सफ़र बढ़ने वाला है? ये क्वेश्चन मेरे लिए सूटेबल नहीं है। ये क्वेश्चन आप हमारे दल के जो बड़े लोग हैं, आपके काफ़ी समर्थक जो हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि इनकी जो है आगे बढ़ने की संभावना नज़र आती। हम लोग भी आशा लगाए हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए नहीं हुआ कि जब NDA को लड़ना था और सिटिंग MP यहाँ से पहले से था तो वो JDU के खाते में गया। पार्टी इस पर कैसे विचार करें? मौका अगर मिलती है तो आप ज़रूर लड़ेंगे? पार्टी मौका देगी तब। जी। अच्छा, हमारा एक और सवाल था कि इन दिनों जो है विश्वविद्यालय या फिर कहें स्कूलों को लेकर के जो है कई तरह के परिवर्तन, क्रांति उसमें नज़र देखने के लिए मिल रही है माननीय नीतीश जी के कार्यकाल में। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो बिहार अब भी जो है शिक्षक की कमी से, प्रोफेसर की कमी से जूझ रही है। कई विश्वविद्यालयों की स्थिति जो है बहुत नाजुक स्थिति में सत्र चल रहा है। तो चूँकि आप शिक्षा को जो है आपकी एक जिम्मेदारी है, कई वीडियो में, कई भाषण में आपने जो है शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो क्या लगता है कि जो है पुनः इसमें जो है किस तरह का सुधार होना चाहिए और क्या संभावना नज़र आ रहा है विश्वविद्यालय में? नीतीश जी एक विजनरी पर्सन हैं। उन्होंने सारे विभागों में बहुत बड़ा चेंज लाया है। शिक्षा में भी उनका प्रयास जो है सराहनीय है। आप देखिए, जो बच्चे और बच्चियां खेत खलिहान में खेलता था, जो बच्चियां बकरी चराती थी, जो गांव में साग तोड़ती थी, उसको उठा के नीतीश जी ने स्कूल में लाया, उसको किताब दिया, उसको पोशाक दिया, उसको चलने के लिए साइकिल दिया। तो इस तरह की व्यवस्था नीतीश जी ने किया, जो एक पिता नहीं कर पाया सो नीतीश जी ने किया। तो उनका विजन तो आप देख ही रहे हैं। और बच्चे जो विद्यालय में पहले कितना कम आते थे, आज उसकी संख्या कितनी बढ़ गई। हाँ, एक बात जो आपने इशारा किया
कि उच्च शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए उतना अभी नहीं हो पा रहा है। उसके लिए अभी हाल में हर जगह प्रोफेसर की नियुक्तियां हो रही है। और एक बात मैं कहूं कि सरकार के तरफ से जो प्रयास है, यहाँ के अभिभावक और स्वयं विद्यार्थी को भी इस पे आगे आना होगा, क्योंकि हमको जाने का मौका मिलता है सरकारी महाविद्यालय जैसे TNB हो, मारवाड़ी हो, SM हो। बच्चे महाविद्यालय कम आना चाहते हैं, वो कहीं किसी प्राइवेट जगह में ट्यूशन के रूप में या कोचिंग के रूप में अपना समय देते हैं। तो उनको भी ये विश्वास करना होगा कि जो टीचर सरकारी महाविद्यालय में हैं वो अधिक विद्वान हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, अधिक हमको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बशर्ते कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। तो इसलिए बच्चों के तरफ से भी ये प्रयास होना है, तभी और भी स्थिति सुधर सकती है। क्योंकि समय का भी आपको बहुत ज़्यादा अभाव है अपने, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ से ये भागलपुर का क्षेत्र है, उधर पूर्णिया पड़ता है, कई सारे ज़िला जो है इस कोसी स्नातक क्षेत्र में आते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं, ये तो आपने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की बात कही, उधर जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो जाता है। इन तमाम जगह पे जो आप एक तो प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन पुनः अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह का बदलाव जो है यहाँ पर नज़र आएगा? जो शिक्षित बेरोजगारी एक तरह से कहे, पढ़े लिखे लोगों की जो है बेरोजगारी वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये एक सवाल है बेरोजगारी, ये राष्ट्रीय समस्या बन गई है, क्योंकि जितने लोग पढ़ लिख कर के आते हैं उनका प्रायोरिटी रहता है कि हम सरकारी नौकरी ही करें, और सरकार के पास रिक्तियां उतना नहीं है कि सारे बेरोज़गारों को एडजस्ट कर सके। तो सरकार ने एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि अपना स्वरोजगार स्वयं सृजित करें, और सरकार उसके लिए आपको आर्थिक सहायता देगी, आर्थिक लोन देगा। तो ये भी एक प्रयास है सरकार का, लेकिन चूँकि हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग सब नौकरी के पीछे ही पड़े रहते हैं। अब देखिएगा कि समाज में जो पढ़ा लिखा लोग है, BA है, MA है, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो भी चपरासी के लिए अप्लाई कर देता है। तो ये तो दुर्भाग्य है कि जो आदमी ग्रेजुएट हो करके, जो आदमी PG और पोस्ट ग्रेजुएट और PhD करके, इसका मतलब कि अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि हम कोई भी काम करें। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय खोल लें या सामाजिक बहुत सारे काम में लग जाएं, या छोटा मोटा अपना रोज़गार शुरू करें, तो उससे भी कमाई हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस उसमें पैदा नहीं हो पाया है, इसलिए सारे लोग नौकरी की बात करते हैं। नौकरी तो उतना ही मिलेगा जितना सरकार के पास रिक्तियाँ होगी। ऐसे नीतीश जी ने तो हम समझते हैं कि बिहार में 10 लाख से ऊपर नौकरी दिया है, और आगे भी नौकरी देने का प्लानिंग है उनका। महान दार्शनिक प्लूटो ने जो है लोकतंत्र को लेकर के काफ़ी आलोचना की थी, और उन्होंने कहा था कि इसमें जो है मूर्खों का और जो है पढ़े लिखों का दोनों के वोट की कीमत जो है बराबर हो जाती है। ऐसे में जो है जब आप स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ते हैं, इसमें ख़ास तौर पे जो है पढ़े लिखे जो है जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं वो आपके मतदाता होते हैं। तो क्या लगता है कि जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, इनको समझाना आसान होता है, या फिर ये कुछ अधिक उम्मीद लगाए बैठते हैं? तो इसके मतदाता को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पढ़े लिखे मतदाता को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उनका अपना नज़रिया स्पष्ट रहता है कि जो लोग हमारी समस्याओं को सरकार के पास रखेगा, पहली बात, और हमारी जो समस्या है उसको समझेगा, हम उसके साथ जुड़ेंगे। यहाँ वो लोग पार्टी के अलावे एक भाव ये रखता है कि कौन आदमी हमारे लिए उपयुक्त होगा। अब जैसे मान लीजिए
कि हमारे साथ बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं या 2 बार लड़े भी हैं, लेकिन हमारे जो वोटर हैं वो उनमें कोई क्वालिटी नहीं देखते हैं, न कोई उसमें सामाजिक कार्य के प्रति रुचि होती है, न उसका कोई राजनीतिक कैरियर होता है। वो सीधे चुनाव में चले आते हैं, या तो कहीं से टिकट ले लेते हैं या निर्दलीय लड़ जाते हैं। तो हमारी जनता जो है, हमारा जो वोटर है, जो ग्रेजुएट वोटर है, बहुत सेंसिटिव वोटर है। वो समझ जाता है कि ये लोग जो है सिर्फ जीतने के लिए आया है। मैं तो लंबे समय से अपने भागलपुर में लोगों की सेवा कर रहा हूँ और ऊपर से 2 बार से राजनीतिक सेवा भी दे रहा हूँ, इसलिए हमारे वोटर बिल्कुल हमारे लिए आश्वस्त हैं कि इनके यादव को ही हमें पुनः लाना है। ये मेरा विजन है। देखिए, आप भी जो है चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, अपना जो है योगदान दे रहे हैं। आपकी पत्नी भी जो है मेयर रह चुकी है, वो भी, आपके बच्चे भी जो है जन सरोकार में जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, वो भी डॉक्टरी कर रहे हैं। ऐसे में जो है आपका, आपने खुद भी कहा कि 2 साल का जो है 2 टर्म का जो है आपका लंबा कार्यकाल भी रहा है, तो कुछ ऐसी उपलब्धि 2-3 काम जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिएगा कि जो आपने इस क्षेत्र में किया हो। देखिए, जो काम है उसको गिनाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि 14 जिला है। पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो अपना फंड आता है 3 करोड़ का, उस फंड का मैंने उपयोग शिक्षा के बढ़ावा के लिए ही किया है। जैसे आप जाइएगा सुदूर गांव में, जहाँ की बच्चे लोग तैयारी करते हैं, या तो शिक्षक का तैयारी करते हैं या मान लीजिए कि कोई पुलिस की नौकरी का तैयारी करते हैं, तो उनको बैठ के पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं था। मैंने उस सुदूर देहात में भी पुस्तकालय भवन एक नहीं कई बनाया। जिला में देखिएगा, क्या जिला में 5 ठो 10 ठो करके बनाया है। ऊपर से जो हमारे विधि संस्थान हैं, वकालत खाना है, उस जगह बहुत लोगों को बिल्डिंग नहीं था। वकील लोग जो है गाछ के नीचे अपना प्रैक्टिस करते थे। वो हमारे वोटर होते हैं, उनकी समस्याओं को देखा समझा मैंने, तो उनके लिए भी बहुत जगह मकान बनाया है। किशनगंज हो, शेखपुरा हो, जमुई हो, इस तरह जगहों में कई जगह मैंने वहाँ उन लोगों रहने के लिए, उनको बैठने के लिए भवन बनाया है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। और ऊपर से जो रोज़ शिक्षक की समस्या होती है, कहीं अफसर को कह करके, कुछ सरकार के साथ अपना डिमांड रख करके, उस समस्याओं को मैं सॉल्व करवाता हूँ। एक मेरा सवाल ये था कि कई सारे हमारे जो दर्शक हैं वो ख़ास तौर पे युवा हैं और शिक्षा से भी वो जुड़े हुए हैं, तो अगर उसके मन में अगर कभी इच्छा हो कि हमें भी भविष्य में आगे चल कर के MLC बनना है, तो उसका क्या रास्ता, एक रोड मैप होता है, उसको आप कैसे, क्या संदेश देना चाहिएगा कि किस तरह से वो अपनी तैयारी करे? जन जुड़ाव से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। जो भी और माध्यम जो आप सोचते हैं, कोई शॉर्टकट भी होता है क्या? हाँ, शॉर्टकट में तो पार्टी के तरफ से हो सकता है। अगर पार्टी, बड़ी पार्टी जो है, जैसे BJP है, JDU है, ये सब अगर आपको जगह देती है तो थोड़ा रास्ता आसान होगा। लेकिन मिला जुला के हम यही कह सकते हैं कि पहले जनता से जुड़ना होगा, जनता के कारोबार से कुछ समझना होगा, जनता की जो समस्या है उसको समय समय पर लोगों के बीच लाना होगा। इससे लोगों में पहचान बनेगी और फिर आप किसी अच्छे दल से टिकट मिल जाता है तो रास्ता आसान हो सकता है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि जो है आपके जो मतदाता हैं और जो आपको एक मतदाता से अलग जो है, आपको एक MLC से अलग जो है, एक डॉक्टर के रूप में आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि है। आप कई गरीबों को जो है मुफ्त में भी आप इलाज करते हैं, इस तरह का भी जो आप सेवा की आपकी भावना रहती है। तो
जब आप अगर आपको पुनः इस बार फिर से 2026 में जब चुनाव होगा, पुनः अगर आप जीत करके आते हैं तो क्या कुछ बड़ा बदलाव नज़र देखने के लिए मिलेगा? जो परिवर्तन आपके मन में है कि वो होना चाहिए, वो क्या कुछ नज़र आएगा? 2-3 काम ऐसा कुछ। मैं ये समझता हूँ, अगर जितनी भी समस्या है, चाहे वो अभी की समस्या बेरोजगारी हो, जनसंख्या हो, संसाधन का विकास हो, अगर सबके जड़ में जाइएगा और अगर कोई एक निदान खोजिएगा तो वो शिक्षा है। शिक्षा अगर हर घर में पहुंच जाए और वो भी अगर हायर एजुकेशन, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। वो स्वयं इतना जागरूक हो जाता है। एक पढ़े लिखे का बच्चा और उसी में दूसरा भाई अगर कम पढ़ा लिखा है तो उसका रहन सहन, उसके बाल बच्चे का पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए शिक्षा जो है वो विकास का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए हम यही कहेंगे युवाओं से कि आप तो आगे पढ़े लिखे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और आपके आसपास जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उस समाज से हैं जहाँ पढ़ाई का प्रचलन कम है, पढ़ते लिखते कम हैं, उनके लोगों को आप अडॉप्ट करिए। कम से कम 2 बच्चे 3 बच्चों को आप देखिए, और आप उसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपका समय जाएगा, और उन बच्चे को आप ग्रेजुएट कराइए। देखिए एक देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा कि सारी समस्या का निदान हो जाएगा। पढ़ा लिखा लोग उस तरह से समस्याओं से नहीं जूझता है जितना कि कम पढ़ा लिखा लोग है। पढ़ा लिखा लोग जैसे कि नौकरी की चिंता उतना नहीं करता है, अपना कुछ छोटा रोज़गार नहीं हुआ तो कम से कम ट्यूशन भी पढ़ा लिया, कोई मीडिया में भी काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्राइवेट ड्यूटी भी कर रहे हैं, एमआर का भी काम कर रहा है। बहुत सारा समस्या को, अपना आर्थिक संकट को दूर कर लेता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई से ही सारा देश का समस्या दूर हो सकता है। इसलिए हम लोग यही कहेंगे जो अपने पढ़े लिखे लोग हैं कि अपने आसपास के लोगों को अच्छी शिक्षा दें, और कम से कम 1 या 2 या 3 आदमी को ज़रूर ग्रेजुएट तक पढ़ाएं। बस इसी मैसेज के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आगामी जो चुनाव हो रहा है उसमें सारे लोग हमसे जुड़ें, और पुनः हमें जो है ऐसा जो विधान परिषद में भेजने का काम करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर NK यादव जी, जो कि पिछले 2 टर्म से कोसी स्नातक क्षेत्र के जो है वो अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं MLC के रूप में, और एक इनसे अलग जो है एक पहचान डॉक्टर के रूप में जो है ये चिकित्सा क्षेत्र में भी जो है अपना योगदान दे रहे हैं। काफ़ी लोगों की जो है ये मदद करते हैं, गरीबों को जो है मुफ्त में ये जो है इलाज भी ये करते हैं, उनका जो है ऑपरेशन तक ये जो है मुफ्त में करते हैं, कम से कम पैसे में करते हैं। कई सारी बातें इन्होंने कही, और इन्होंने कहा कि अगर पुनः अगर मौका मिलता है तो हम और भी जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है बेहतर काम करेंगे। और ख़ास तौर पे जो इन्होंने युवाओं से कहा कि आप जो है जो मैट्रिक इंटर तक तो करते ही हैं, लेकिन आप जो है ग्रेजुएट अगर हो जाते हैं तो आपके लिए कई सारे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जहां जो है आपको नौकरी या सरकारी नौकरी की जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर डॉक्टर NK यादव से अगर कोई और भी सवाल है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो उन सवालों का जो है जवाब लेने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।